सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है वो बिल्कुल मैं तो ये कहूँगी कल्टिवेट होकर और उसके साथ साथ एक बहुत टर्मोइल टर्बुलेंट हिचकोले खाती हुई पाकिस्तान की जो सियासत की किश्ती है वो कभी इस पार कभी उस पार से अब एक बार फिर मंजार के बिल्कुल बीच में फंसी हुई है और इलेक्शंस की तरफ रवा दवा है। एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी जो 9 मई की जद में आई और अपने ही किए हुए प्लान्स, अपनी हुई की बातों के आड़ आने के बाद अब वो तितर बितर हो गई। उससे हमने देखा कि एक नई पार्टी सामने आई, लेकिन उस नई पार्टी की खास ये बात है कि चेहरे पुराने हैं, सिर्फ नाम नया है। वो साथी जो कल चेयरमैन तहरीक इंसाफ के थे आज नहीं है। उसकी एक लंबी कहानी है, उसमें मैं नहीं जाऊंगी, आप सब जानते हैं। लेकिन उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो तहरीक इंसाफ से शुरू हुआ था। अब उनका नाम इस्तेकामे पाकिस्तान है। आपने देखा होगा कि झानिया में बहुत बड़े जलसे से खिताब करते हुए जहांगीर तरीन खान और अलीम खान पॉलिटिकल पार्टी के जलसों का आगाज करते हुए उन्होंने शदीद तनकीद की पीपल्स पार्टी पर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पर। जाहिर सी बात है, जलसों में अगर उन्होंने वोट लेना है, पंजाब में वोट लेना है या पूरे मुल्क में वोट लेना है, तो उनको कोई नया मंशूर, कोई नई बात या कोई नई कोई ऐसी नया स्टेटमेंट देना होगा जिससे लोग अट्रैक्ट हो। लेकिन बहुत सारी बातें वही थी जो पहले तरीके इंसाफ में होती थी। सिर्फ तलखी नहीं थी, मेरा ख्याल से बुरी जबान नहीं थी, गालम गलोच नहीं थी, दूसरों पे तनकीद नहीं थी, लेकिन सियासी बातें जरूर थी। फयाजुल हसन चौहान साहब एक जमाने में तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े स्पोक्स पर्सन थे। 9 मई के हादसात के बाद उन्होंने अपना रास्ता अलग किया, इस्तेकाम पाकिस्तान ज्वाइन किया और अब जहांगीर तरीन खान साहब की पार्टी का हिस्सा है। फयाजुल हसन चौहान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। कैसे है फयाज साहब, खैरियत से? अल्लाह पाक की करम। जबरदस्त। फयाजुल हसन चौहान साहब, चले हम सब इंतजार कर रहे थे कि इस्तेकाम पाकिस्तान अपनी रैलीज कब शुरू करेगी, कब जलसों का आगाज करेगी, कब पाकिस्तान इलेक्शन के मोमेंटम की तरफ जाएगा। तो चलें, ये बात तो तय हो गया कि आप लोगों ने भी अपने इलेक्शन की तैयारी का आगाज यानी कि पहला पत्थर रख दिया। चले मैं कहूंगी दूसरा, पहला तो वो था जब आप सब 9 मई के बाद इकट्ठे हुए। इस जलसे के की टर्न आउट को देखते हुए, लोगों को देखते हुए, क्योंकि बहुत सारे खदशात थे ना, ये था सब लोग तजिया निगार, सब लोग ये सोच रहे थे कि देखिए पंजाब में जो मियां नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा, तहरीक इंसाफ का एक अपना वोट बैंक है। और क्योंकि आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ को एक क्रिटिकल पॉइंट पर छोड़ के आए जो कि पब्लिक में एक सेंटिमेंट है, तो क्या आपका कोई वोट बैंक होगा? अब इस जलसे के बाद आप क्या सिचुएशन देखते हैं इस्तेकाम पाकिस्तान की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के कामयाब जलसे पर सबसे पहले मैं जहांगीर तरीन साहब को, अलीम खान साहब को और IPP के तमाम कायदीन को और कारकुनान को खराज तहसीन पेश करूँगा और मुबारकबाद दूँगा। दूसरी वो मेरे तमाम दोस्त तजिया निगार और एंकर जिनकी 4 महीने से सुई एक जगह अटकी हुई थी कि जलसे कब करेंगे, जलसे कब करेंगे, जलसे कब करेंगे, तो मुझे खुशी है कि कल उन तमाम की आत्माओं को शांति मिल गई होगी। तीसरा जो है वो कल के जलसे के बाद सोशल मीडिया पे जलने की और सड़ने की इतनी बदबू आ रही है कि जैस्मीन उसकी इंतहा कोई नहीं है। आप यकीन जाने, मैंने वीडियो जनाब को 38 सेकंड की जनाब अपलोड की, तो जो सड़ने की और जलने की उसका रिस्पांस की सूरत में आई नून लीग और PTI, खुसूसन इनके सोशल मीडिया और इनके जो सपोर्टर थे उनकी तरफ से। लेकिन अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके एक इंतहाई कामयाब तरीन जलसा था। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने भी पहले क्वेश्चन के इंट्रो में कही कि वो उनको सियासी तौर पे छोड़ के नई जनाब पार्टी ज्वाइन कर ली या नए पार्टी में सारे शामिल हो गए, नहीं, हमने नहीं छोड़ा, हमें उस जगह पे छोड़ा चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने और उनकी पॉलिसीज ने। और आखिरी 1 साल जो उनके मशीर थे, जो दिन में कम से कम
10 दफा हर टीवी चैनल छोटे से बड़ा आखिरी 1 साल उनकी शक्लें, उनकी बूथियां और उनकी मीटिंगों के अंदर दाएं बाएं ऊपर नीचे शमाल जनूब मशरिक मगरिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ उठते बैठते दिखाते थे। उन मशीरों ने और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज ने हमें उस जगह पहुंचा दिया कि जहां पानी भी नहीं हमें मिल रहा था, सियासी तौर पे मौत के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन फिर हमने एक रास्ता तलाश किया, क्योंकि हम में से तकरीबन सारे के सारे 2 दफा 4 दफा 6 दफा 8 दफा MNA MPA वजीर मशीर रह चुके हैं और पाकिस्तान की और मुल्क की और कौम की खिदमत कर चुके हैं। हम अपनी सलाहियतों को जाया नहीं होने देना चाहते थे। हमने एक रास्ता तलाश किया 9 मई के बाद, और उस रास्ते को हमने इस अंदाज में लेकर आए कि हमने एक नई पार्टी, हमने जनाब उसको स्टैंड लिया और पुराने तजर्बात से जो सीखा उस पर हमने कानों को हाथ लगाया कि हमने नफरत की सियासत नहीं करनी, हमने इंतकाम की सियासत नहीं करनी, हमने ओए तोए की सियासत नहीं करनी, हमने मुखालिफ की, चाहे वो एंकर है, तजिया निगार है या मुखालिफ सियासी जमात का लीडर है, उसकी महज सियासी मुखालफत के ऊपर उसके खानदान, उसकी जात, उसका माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी, उसकी जाती जिंदगी पे कीचड़ नहीं उछालना। हमने एक तनकीद करनी है, एक सियासी तनकीद करनी है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के अंदर सियासी तनकीद करके हमने अपना काम करना है। ये जनाब हमने अपना एक रास्ता बनाया। ठीक, फयाजुल हसन चौहान साहब, चलें ठीक है, ये सड़ने और जलने की बदबू जो आपको आ रही थी, ये किससे आ रही थी? अब कौन जल रहा है आप लोगों से? मैंने बताया ना कि नून लीग और PTI के मिर्गी पड़ी हुई थी, कल गशी के दौरे पड़े हुए थे। उनको एक नरगसियत का शिकार थे ये लोग कि शायद हमारे अलावा कोई जलसा ही नहीं कर सकता, हमारे अलावा पाकिस्तान के अंदर कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, हमारे अलावा किसी के पास बयानिया ही नहीं है, हमारे अलावा लोग किसी क़यादत के पीछे चलने को तैयार नहीं है। ये एक मुफ्त की, एवे तैवे की, बदोबदी की एक नरगसियत का शिकार है ये 2 पार्टियां। तो वो कल सारा सहल टूट गया और हमने, औकाब ने पहली उड़ान पकड़ी है। इंशाल्लाह कहते हैं ना कि तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो इंशाल्लाह ये औकाब तो उड़ेगा, इसका मतलब ये है और तरक्की और इख्तिशाम लाएगा पाकिस्तान में। हसन चौहान साहब, इसका मतलब ये है कि एक वो मैं ये कहूंगी एक हिसार या एक लेट्स से एक परसेप्शन कि जब भी कोई जलसा होगा, अब मैं आपकी पुरानी पार्टी का रेफरेंस इसलिए दे रही हूँ माजरत के साथ क्योंकि एक कॉन्टेक्चुअल गुफ्तगू चल रही है ना, तहरीक इंसाफ की एक तिलिस्माती, चाहे जितनी भी दूसरों की मेहनत हो, पॉलिटिकल आपके अपने लोग हो, ज़ाहिर सारी पार्टी की मेहनत होती है, लेकिन जलसा तभी उठता था, लोग तभी आते थे जब एक तिलिस्माती शख्सियत का वहां होना जरूरी था। तो अगर उस तिलिस्माती शख्सियत को आज माइनस कर दिया तो भी आप कह रहे हैं कि जलसा इतना कामयाब था कि दूसरी पार्टीज को आपसे हसद और जलन हो रहा था। मतलब ये कि आपके जो लोग हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं, उनका एक इस पार्ट ऑफ पंजाब में उनका अपना जाती वजन मौजूद है। सियासत के अंदर जैस्मीन, आप माशाल्लाह बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट है, हमने भी सारी जिंदगी सियासत की गलियों में जाना खाक छानी है। पॉलिटिक्स के अंदर यही पॉलिटिक्स होती है, एक शहरों की पॉलिटिक्स होती है, अर्बन पॉलिटिक्स। दोनों की मोडालिटी और दोनों की साइंस थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, लेकिन 70% सेम होती है, लेकिन 30% मुख्तलिफ होती है। अब होता क्या है, देहातों के अंदर तकरीबन 50% के करीब कैंडिडेट का अपना वोट होता है। शहरों के अंदर 10% तक जनाब कैंडिडेट का अपना वोट होता है। शहरों में 90% आपको जनाब वोट मिल जाएगा पार्टी का, और देहातों के अंदर 50-50 होता है। देहातों के अंदर वहां पे बरादरी इज्म ज्यादा होता है, धड़ेबाजी ज्यादा होती है। लेकिन एक चीज जैस्मीन, मैं आपके प्रोग्राम के अंदर एक एनालिसिस रख दूं, पाकिस्तान के अंदर कुछ इलेक्शन आते हैं जो पार्टी की हवा के होते हैं। 2 पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त फेमस हुई होती हैं, उनकी हवा होती है। कुछ इलेक्शन आते हैं जो पर्सनैलिटीज के और इलेक्टेबल्स के और कैंडिडेट्स के होते हैं। 1985 का इलेक्शन इलेक्टेबल्स का और कैंडिडेट्स का था। 2002 का इलेक्शन इलेक्टेबल्स का था और कैंडिडेट्स का था। 2008 का इलेक्शन नून लीग और पीपल्स पार्टी की हवा का था। 2013 का इलेक्शन PTI और नून लीग की हवा का था। 2018 का इलेक्शन PTI और नून लीग की हवा का था। इस दफा का इलेक्शन, मैं आपको अपनी एक पॉलिटिकल परसेप्शन और एनालिसिस बता दूं,
इस दफा का इलेक्शन किसी पॉलिटिकल पार्टी की हवा का नहीं है। इस दफा का इलेक्शन इलेक्टेबल्स का, मैं बताता हूँ आपको उसकी वजह क्या है। वजह यह है कि तहरीके इंसाफ अपने चेयरमैन की हरकतों, पॉलिसीज और 9 मई के वाकयात की वजह से जिस क्राइसिस का शिकार है, उसकी वजह से उसके पास तो किसी किस्म का कोई ऑप्शन नहीं है कि वहां कि ये झंडे उठा के इलेक्शन के अंदर खुलेआम जनाब दोबारा से कोई अपना जनाब मौज मेला ये कर सकें। ये तो बिल्कुल ही आप सफाई फाड़ में। दूसरी चीज, नून लीग ने तो 16 महीने आखिरी लगाए हैं ना पीडीएम की सूरत में, और उससे पहले के 40 साल अवाम कोई उनसे खुश नहीं है। अवाम जनाब 1% भी पब्लिक के अंदर नून लीग की कोई पजीराई नहीं है, कोई पजीराई नहीं है। पीपल्स पार्टी का तो सिंध के कैसे आप कह सकते हैं फयाजुल हसन चौहान साहब कि उनकी पजीराई नहीं है? उनका एक किसमें नहीं है? देखो, पब्लिक के अंदर हवा वाला माहौल नहीं है, मौजूद है, हवा वाला तंजीमें मौजूद है, यूसीज के अंदर तंजीमें मौजूद हैं, सूबाई जोन्स में मौजूद हैं, शहरों में जनाब आपकी तहसीलों में, जिलों में, सूबों में, मरकज में तंजीमें मौजूद हैं, लेकिन हवा वाला माहौल नहीं है जो आपको 2000। जिस हवा की आप बात कर रहे हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, वहाँ एक सप्लीमेंट्री छोटा सा मेरा सवाल सुन लिए। कहा यह जा रहा है कि हवाओं के रुख बताते हैं, और मेरे शो में ये डिस्कशन हो रही है कि हवाओं के रुख इलेक्शन से पहले बताते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। अब जो हवाएं चल रही हैं उसमें तो इलेक्टेबल्स उड़ उड़ के पीएमएल-एन की तरफ जा रहे हैं, तो क्या ये एक इंडिकेटिव पॉलिटिक्स नहीं हो रही? नहीं, मैं अपनी इस बात के ऊपर कायम हूं कि जितनी हवा 2008, 2013, 2018 में नून लीग की थी, उसकी 50% से भी लेस जनाब इस वक्त उसकी हवा है। आप जाए ना गली मोहल्लों में, आखिरी जो 16 महीने लगा के इन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान की आवाम का सत्यानाश किया, और उनकी किस्मतों में फाके, डाके, नाके, चाके, रुसवाई, महंगाई और जगहसाई और बेहयाई उनकी किस्मत पे लिखी है ना। पिछले 16 महीनों में लोग जो है ना, वो जिस अंदाज से वहां पे तैयार बैठे हैं नून लीग का इस्तेमाल करने के लिए, वो आपकी और मेरी सोच से बाहर है। हवा शवा वाली कहानी कोई नहीं है, हवा किसी पार्टी की नहीं है। कैंडिडेट अगर उसकी बरादरी, अजीजदारी, रिश्तेदारी, मोहल्लेदारी, उसकी भागदौड़, उसकी जोड़ तोड़, उसकी पॉलिटिकल जनाब सारी अरेंजमेंट, वो सारा उस पर डिपेंड करता है। जो अच्छे तरीके से पूरी इलेक्शन कैंपेन में अवामी राब्ता मुहिम अच्छे तरीके से चला लेगा वो निकाल लेगा। अदरवाइज कोई ये कहे कि उसको पार्टी के नाम पे कोई जनाब 100 में से 80 वोट मिल जाएंगे या 100 में से 70 मिल जाएंगे, तो जनाब ये चीज नहीं है। चले ठीक है, अब मेरा एक और क्वेश्चन आपसे ये है, तहरीके इंसाफ का क्या फ्यूचर है? मैं खबरें पढ़ती हूँ, मतलब है कि एक तो मुझे ये भी समझ में नहीं आ रही। मैं आपसे ये सवाल इसलिए नहीं कर रही कि आपका उस पार्टी से ताल्लुक था, जाहिर है एक ये भी बुनियादी वजह है क्योंकि आपसे बेहतर उनको कोई जान नहीं सकता। दूसरा ये कि एक आपका अपना सियासी तज्जिया भी तो है ना, पंजाब के हवाले से, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से खबरें चल जाती हैं जी कोर कमेटी ने फैसला कर लिया, कोर कमेटी ये हो गया। उनकी कोर कमेटी में है कौन? अब मुझे तो पहले ये भी नहीं पता, आवाम को भी नहीं पता। तो ये मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हो गई जी, कोर कमेटी ने फैसला। कौन सी कमेटी, कौन तहरीके इंसाफ में बचा कौन है फैसले लेने वाला? कौन ले रहा है? तसल्ली से आप सुनिएगा 3 मिनट मेरी बात। 14 मई को 1.5 मिनट चेयरमैन तहरीके इंसाफ बाहर आए। 9 मई के गिरफ्तारी के बाद पहली मीटिंग की कायदीन की, उसमें मैं मौजूद था। टोटल 14 बंदे थे। चेयरमैन तहरीके इंसाफ ने बिस्मिल्लाह आदि पढ़ी और पहला मुतालबा ये किया तैमूर खान से और आतिफ खान से कि अभी ट्वीट करो कि कल से हम मौलाना फजल रहमान के मदरसों के बाहर मुजाहरे शुरू करेंगे और कल से मुजाहरे शुरू करो। ये किस मुंह सियासत कैसर और जनाब अली मोहम्मद खान साहब और ये बैरिस्टर साहब जनाब मिलने गए हैं? इसमें मैं नहीं समझता कि चेयरमैन तहरीके इंसाफ की विल विश शामिल है। अगर विल और विश शामिल है तो इंतहाई काबिल मुजम्मत है कि जिस मौलाना फजल रहमान साहब की जात, उसकी जनाब आइडेंटिटी के हवाले से जो नेगेटिव जहन बनाया गया, अब जाके जब खुद फंसे हो तो जाके आप उनके जनाब दर पे चले गए। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट जनाबे वाला, आपके सामने चीज बड़ी क्लियर। आपने कहा जी क्या मुस्तकबिल है इन इलेक्शनों में? पीटीआई का सिनेरियो में आपके सामने एक पॉलिटिकल परसेप्शन के तौर पे रख दूं। इलेक्शन से पहले मिसेस चेयरमैन तहरीके इंसाफ ने जेल में होना है अपनी करप्शन, अपनी बदयांती और अपने सारे केसेस की वजह से। पीछे जनाब अलीमा खान साहिबा तैयार बैठी हैं झंडा उठाने को, जिसकी पीछे चेयरमैन तहरीके इंसाफ की विल और विश भी शामिल है कि वो मेरी जगह चेयरमैनी का फरीजा सर अंजाम दें। उसको असद कैसर और बाकी तंजीम ने नहीं मानना। बल्ला इंतखाबी निशान क्योंकि सैम्बल ऑफ हेट्रेड बन गया है,
उसी बल्ले के जरिए से MM आलम का त्यारा तोड़ा गया, उसी बल्ले के जरिए से कैप्टन कर्नल शेर खान की जनाब मुजस्मे को तोड़ा गया, उसी बल्ले के जरिए से सारी मीडिया के अंदर हजारों क्लिप्स मौजूद है कि जो तोड़ फोड़ की गई, शोहदा का मजाक उड़ाया गया, उसी बल्ले के ऊपर। ये सब ऑन रेकॉर्ड, फयाजुल हसन चौहान साहब, ये सब ऑन रेकॉर्ड है। नहीं, मेरा मैंने सुन लिया आपकी बात, मैंने सुन लिया आपका एनालिसिस। मेरा दो सवाल आपकी जनाब तहरीक इंसाफ का इन इलेक्शनों के अंदर कोई स्कोप नहीं है, नॉट एट ऑल। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, उनकी कोर कमेटी कौन चला रहा है, कौन है, उनके फैसले कौन कर रहा है, आपकी नजर में कौन कर रहा है फैसले? कोई कोर कमेटी नहीं है, ठीक है, अपना अपना अपनी अपनी डफली, अपना अपना बाजा, बस ठीक है। तो सब अपनी अपनी पोजीशन बनाने के लिए परवेज इलाही साहब इस उम्र में जेलें काट रहे हैं ताकि वो उस वोट बैंक को कैश कर सके। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर अपनी चला रहे हैं। यस्मीन रुको एक मिनट, यस्मीन इधर रुक जाओ। मैं चौधरी परवेज इलाही साहब को दिल की अथाह गहराइयों से खराज तहसीन पेश करूंगा, उस बुजुर्ग को कि जिसको प्रॉपर इज्जत चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने नहीं दी। मैं आई विटनेस हूं, एक नहीं 20 का भी आपके प्रोग्राम में नहीं, अगला प्रोग्राम रखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां पे चौधरी परवेज इलाही साहब को डिग्रेड जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने करने की कोशिश की और किया। लेकिन उस मर्द कलंदर ने, उसकी सोच से मैं डिफर कर सकता हूं, उसके नजरिए से मैं डिफर कर सकता हूं, लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब ने हस्बे साबित किया है कि वो स्टैंड ले रहे हैं। और वो स्टैंड बहरहाल मैं ये समझता हूं कि मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूं और मैं उनको खराज तहसीन पेश करूंगा। उन्होंने कोई चेयरमैनी लेने के लिए या पार्टी की क़यादत लेने के लिए ये कुर्बानी नहीं दे रहे। आपने एक फिक्रा कहा तो उधर से मैंने आपको थोड़ा सा जना वो टोक के मैं ये सारी बात रख रहा हूँ। वो क्यों दे रही है, क्यों दे रही है? वो सारी जिंदगी उन्होंने एस्टैब्लिश, एक सेकंड, वो फैमिली जिसने कभी एस्टैब्लिशमेंट के बगैर सियासत नहीं की, तो क्या मैं ये समझूं कि वो अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को तहरीक इंसाफ से जोड़े? ये पॉलिसीज मोनिस इलाही की हो सकती है, परवेज इलाही की नहीं हो सकती। मैंने आपको कहा कि मैं उनके इस ख्यालात से और इस पूरे मैकेनिज्म से मैं एग्री नहीं हूं। मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरी उनसे मुलाकात हो और मैं उन्हें कहूं कि खुदा का वास्ता है छोड़ दे। फयाजुल हसन चौहान साहब, वो ये सियासत क्यों कर रहे हैं आपकी नजर में इस वक्त? पंजाब के वोट बैंक के लिए ना। तो भाई तो कुर्बानी जेन्युइन दे रहे हैं ना, चलो दे रहे हैं। आपने ये कहा कि वो दिखावे की या किसी को खुश करने के लिए, नहीं, ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है। सही है, लेकिन मेरे कागजों में उनको छोड़ देना चाहिए, उन्हें इस कैंप में आ जाना चाहिए, हमारी तरफ आ जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने का, बहुत शुक्रिया। हम गुफ्तगू कर रहे थे, IPP के नुमाइंदे भी हैं, सीनियर सियासतदान भी हैं, फयाजुल हसन चौहान साहब से। अब्दुल्ला गुल साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, और शर्मिला फारूकी साहिबा पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। शर्मिला, आप मुझे सुन सकती हैं? जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, थैंक यू सो मच शर्मिला फॉर ज्वाइनिंग अस। शर्मिला फारूकी साहिबा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान की सियासत के हवाले से अब ये जो नई एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही है, IPP ने भी जलसे शुरू कर दिए, फिर उसके अलावा आप, अच्छा चले, मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने तनकीद क्यों की, क्योंकि जलसों में तो जाहिर सी बात है एक दूसरे पे तनकीद होगी, लेकिन आपने देखा होगा कि नफरत की जबान के तो वो लेवल्स भी नहीं थे, और जाहिर सी बात है शायद वो रविशें भी नहीं थी, लेकिन हिट उन्होंने फिर भी पीपल्स पार्टी और PMLN को किया, और काफी ज्यादा किया। तो क्या आप उनको एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर आने वाले इलेक्शंस में एज कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल पार्टी देख रही है इन द कमिंग इलेक्शंस? जी शुक्रिया जैस्मिन। देखिए, बात यह है कि इलेक्शन की आमद से पहले ये नई जमातें बनती हैं, ये नए अलायंसेस बनते हैं। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी पैट्रियट्स भी बना, GDA भी बना, बहुत सारी चीजें हुई। इस जमात में वो चंद एक लोग हैं जो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं, तो उन्होंने सोचा कि मिलकर हम अपनी एक जमात बना लें। अच्छा, और बहुत से ऐसे लोग इसके अंदर उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है जो हर इलेक्शन से पहले एक नई जमात में चले जाते हैं, और उनकी ये एक पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है जिसे मैं तो बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती। बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, मैं समझती हूँ कि अच्छा हो वक्त हो, बुरा वक्त हो, अपनी जो पार्टी है उसका साथ देना चाहिए। अपने फ़वाइद के लिए या अपनी प्रोग्रेस के लिए
आप दीगर जमातें आगे पीछे ज्वाइन करते रहें, छोड़ते रहें, ये फिर आप किसी किस्म की पाकिस्तान को सर्विस नहीं दे रहे। अच्छा, अब बात ये है कि जाहिर बात है तनकीद किस पे करेंगे? तनकीद तो उसी पे करेंगे जो फोर्सेस आपको सामने नजर आ रही है, पीपल्स पार्टी है, PMLN है। और जिस तरह आपने कहा कि इलेक्शन से पहले जब जलसे जुलूस होते हैं तो तनकीद ही होती है, हम एक दूसरे की तारीफ तो करेंगे नहीं, हम तनकीद ही करेंगे। अच्छी बात है, ये भी अपनी किस्मत आजमाएं। आपको याद होगा मुस्तफा कमाल की एक जमात बनी थी कराची में, मैं तो नाम भी उसका भूल गई, वो तो इनकॉन्सिक्वेंस। अब क्या हुआ इतने सालों बाद? तो वापस जाके MQM में जाके बैठ गए। तो ये चीजें होती हैं जैस्मीन, इससे पीपल्स पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो इस वक्त हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमने लड़ना है इलेक्शन। हमारा फोकस है कि इलेक्शन की तारीख आए, इलेक्शन हो इस मुल्क में, फ्री एंड फेयर हो और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, ये हमारा फोकस है। बाकी जमातें आती रहें, जाती रहें, लोगों की वफादारियां सब चीज होती रहें। ठीक है शर्मिला साहिबा, एक बात बताइएगा कि अभी भी कहीं कहीं से पीपल्स पार्टी के कुछ जो सियासतदान है काफी मैं ये कहूंगी कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सियासत को दी है, तो वहां से भी कुछ ऐसी आवाजें उठती हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की अभी भी बात हो रही है, लाडला जैसा लफ्ज जो है अभी भी हमारी सियासत से बिल्कुल माइनस नहीं हुआ, दो कि जिसके लिए इजाद हुआ था वो शायद माइनस हो गया। तो आपको लग रहा है कि कोई, और ये भी कहा जा रहा है कि हवाओं के रुख बताते हैं कि जब इलेक्टेबल्स किसी तरफ जाते हैं तो आने वाले इलेक्शंस में एक पिक्चर क्लियर हो रही होती है कि शायद ये पार्टी जो है इलेक्शन के अंदर फोर फ्रंट पर गवर्नमेंट बनाने की सूरत हाल इख्तियार कर लेगी। वो PMLN हो सकती है आज के दौर में। जैस्मीन, ये काफी हद तक हकीकत है। देखिए, हम ये देखते हैं कि जब हवाओं का रुख किसी एक जमात की तरफ जा रहा होता है तो लोग फिर उसी जमात को ज्वाइन कर रहे होते हैं या ज्वाइनिंग हो रही होती है, उसको कहा जाता है कि इस जमात को ज्वाइन करो। हमारे साथ ये हुआ है, कुछ लोग हमारी जमात को ज्वाइन करना चाह रहे थे बलूचिस्तान में, तो उनको कहा कि नहीं कि आप PMLN को ज्वाइन कर लें। तो ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की हम बात करते हैं और शिकायत करते हैं वो यही है कि विदाउट फियर एंड फेवर आप हर किसी को अपनी मर्जी से जमातों में जाने दें, इलेक्शन लड़ने दें। लेवल प्लेइंग फील्ड वो नहीं होती कि इलेक्शन वाले दिन आप जाके वोट डालें, वो एक पूरा प्रोसेस होता है। अभी आप देखें जिस तरीके से एक रेड कार्पेट वेलकम दिया गया मियां साहब को, फिर अगले दिन उनकी सजा मौतल करी पंजाब गवर्नमेंट ने। क्या हमने लोग आके कह रहे हैं कि जी ये तो रिटन ऑन द वॉल कि ये तो इतना फेवर है, मियां साहब अगले वजीर आजम है। ये आम आदमी आके हमें कहता है कि जी क्या हो रहा है। तो अब आप इतनी सीनियर समझदार मंजी हुई सहाफी हैं, आपकी भी एक गहरी नजर है सियासत के ऊपर। देखें ना, अब आप भी यही बात कर रही हैं, सारे लोग यही बात कर रहे हैं, हमें भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। लेकिन अगेन देखिए, बात ये है कि वोट पे डाका नहीं पड़ना चाहिए। PMLN का ये नारा था ना पिछले 4 साल की, जी वोट को इज्जत दो और वोट पे डाका ना डालो। तो आज क्या हुआ है? अगर आप एक सिलेक्टेड को निकाल कर ये नारा लगाते रहे कि जी वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, बैलेट को इज्जत दो, और आज आप फिर सिलेक्टेड होने जा रहे हैं, तो इस मुल्क के अंदर कब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे और कब आप अपना एक कलीदी किरदार अदा करेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में? कब तक आप सिलेक्शन के जरिए हुकूमत में आते रहेंगे? ये सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा मुल्क में। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रही है। ओके, सो इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ 2 और भी गेस्ट हैं, पर यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहूंगा। PMLN का मौक़िफ़ लेंगे और एक सियासी तज्ज़ियागार से उनका सियासी तज्ज़िया भी लेंगे कि क्या ये बात दुरुस्त है बैसाखियों के बगैर अपनी जात से खुद इलेक्शन लड़ना और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के दिन से पहले, इलेक्शन से आने वाले पहले के दिनों में हवाएं जिस तरफ जा रही होती है वो क्या माहौल बनाती है? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू कर रहे थे, शर्मिला फारूकी साहिबा ने अपना मौक़िफ़ दिया। राना एहसान अफजल साहब PMLN के सीनियर रहनुमा हैं और एक बहुत बड़ी सियासी पॉलिटिकल पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि इनके जो वालिद थे मेरे बहुत ही अच्छे रेनाउंड गेस्ट भी थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। एंड ही वाज अ स्टेट मिनिस्टर एंड आल्सो वेरी वेरी पॉलिटिकली एक्टिव इन पंजाब। अब्दुल्ला गुल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदानों
तजिया निगारों में शामिल होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब्दुल्ला गुल साहब, इससे पहले कि दोनों पार्टीज का या तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो का आप तजिया कर लें, मैं राना एहसान साहब क्विकली आपसे कमेंट लेना चाहूंगी। शर्मिला फारूकी साहिबा ये कह रही हैं, और पीपल्स पार्टी मुझे लगता है आने वाले दिनों में शायद ज्यादा कहेगी, जलसों में शायद ज्यादा बोलेगी, मे भी अपनी हिकमत अमली बना रही है, मुझे नहीं पता, वो ज्यादा बेहतर जानती है। लेकिन अब तक हमने ये देखा है कि उनकी तरफ से ये आवाज आ रही है कि इलेक्शन से पहले जिस रिगिंग की वो बात कर रही है, वो ये कह रही है बैसाखियों के बगैर इलेक्शन, आपकी तरफ इशारा कर रही है, फिर इलेक्टेबल्स अगर किसी और पार्टी में जाना चाहते हैं तो उन्हें डाइवर्ट किया जा रहा है आपकी तरफ, या आप उन्हें खींच रहे हैं। उसके साथ साथ सजाएं जिस तरह मुअत्तल की जा रही है, इस पर भी सवालिया निशान है। और लोग ये पूछ रहे हैं या लोग ये कह रहे हैं कि क्या ये इलेक्शंस पहले से प्री सेट होंगे या फ्री एंड फेयर होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो सज़ा की जहाँ तक बात है, सब जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ को पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया, जाली केसेस बनाए गए, पनामा में उनका नाम नहीं था, इकामा में उनको निकाल दिया गया, जो है उस वक्त व्हाट्सएप पे JITs बनती थी, नैब के ऊपर मॉनिटरिंग जज बैठाए गए, RTS बिठाया गया, और ये सारे मामलात एक्सपोज हो चुके हैं। तो आज अगर कानून के तकाजे पूरे हो रहे हैं तो फिर इसको ये रेड कारपेट नहीं कह सकते कि बड़ा हमें कोई रेड कारपेट मिल रहा है या हमारे लिए चीज़ें आसान हो रही हैं। जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई वो दुरुस्त होनी चाहिए। अदालतों से हम तो इंसाफ का तकाजा कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। जहाँ तक बात है कि लोग हमारी तरफ आ रहे हैं या इनकी तरफ नहीं जा रहे, देखें, हमें नहीं पता, इनके साथ शायद कोई कमिटमेंट हो कि IPP की जगह इनकी तरफ लोगों ने जाना था, या बलूचिस्तान में इनकी कोई जो है वो मामला ठीक होने थे और वो नहीं हो पाए, लेकिन वो हमारा कंसर्न नहीं है। ये ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी और हमारा इलेक्शन में मुकाबला है, हम इत्तेहादी रहे, लेकिन इलेक्शन में हमने एक दूसरे से मुकाबला करना है। तो शायद ये मुकाबले का तकाजा है कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाएं और कहा जाए कि जी डेफिनेटली हम समझते हैं हम एक मकबूल तरीन जमात हैं, मियां नवाज शरीफ के आने से हमारी जमात, हमारे वर्कर्स में एक इंथुजियाज्म आया है, एक वलवला आया है, और मियां साहब एक सीनियर तरीन लीडर हैं पाकिस्तान के अंदर, मकबूल तरीन लीडर हैं। तो हम उनके वापस आने से हम समझते हैं कि हम मैदान मारेंगे, ना सिर्फ पंजाब में मारेंगे, वफाक में मारेंगे। तो इस पे हम पुर उम्मीद हैं। लेकिन जो हमारा कंपटीशन है, जाहिर सी बात है, अब वो क्या कहेगा, वो ये तो नहीं कहेगा कि ये मैदान मारने जा रहे हैं और ये मैदान ले जाएंगे, वो कोई ना कोई हमारे पे इल्जाम लगाएंगे जो ये लगा रहे हैं। तो वो मेरे ख्याल से हो रहा है, एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जा रहा है। बाकी मैं समझता हूँ जहाँ तक अदालतों का मामला है, उनकी अपीलें एक्सेप्ट होनी चाहिए थी, हो गई। अव्वल तो ये सजाएं नहीं होनी चाहिए थी, तो अगर सजाएं गलत हुई और आज वो दुरुस्त हो रही हैं तो हम समझते हैं कि हम तो खुद तकाजा करते हैं कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ अभी दीगर जो क़यादत है मुख्तलिफ जमातों की, उनसे जरूर मुलाकात करेंगे, उनसे मिलेंगे, इलेक्शन के ऊपर गुफ्तगू होगी, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि इसका रिजल्ट जो है वो एक्सेप्टेबल हो, सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। लेकिन बेबुनियाद इल्जामात लगाना कि जी हमारे पे कोई हमें कोई प्लेट में डाल के कोई चीज दे रहा है, तो ऐसा नहीं है, इसको हम रद्द करते हैं। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, ये सिनेरियो डेवलप हो रहा है, एक तरफ IPP है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशंस है, तीसरी तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का आना, सब कुछ सेट होना, और उसके बाद पहले तो एक बड़ा सवालिया निशान था और सारी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान की ये थी कि द होल इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट कि अगर तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आ गए तो समझो हो रहे हैं, अगर तो नहीं आ गए तो समझो गड़बड़ है। अब यहां से बाद की कहानी का पॉलिटिकल सिनेरियो आप कैसे देखते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। मैंने तमाम साथियों की गुफ्तगू सुनी है। पहली बात यह है कि फैज़ुल हसन चौहान साहब ने जो IPP के हवाले से बात की है, उसके अंदर माजी के अंदर वो अपनी पुरानी पार्टी PTI को किस तरह से प्रोटेक्ट करते थे, तो मेरे ख्याल में नीडलेस टू कमेंट ऑन इट, क्योंकि वो तो बात कर चुके हैं। अब बहरहाल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जो जलसा था, उसके अंदर उनकी जो 100 से ज़्यादा बड़ी क़यादत थी वो वहाँ मौजूद नहीं थी। क्या वजह है उसकी? क्योंकि अगर आप अपने अवाइल में जलसा करें और आपकी तमाम पार्टी लीडरशिप जो इतने बड़े स्टॉलवर्ड्स हों और वो मौजूद ना हों,
तो यकीनन ये पार्टी के डिसिप्लिन को मेरे ख्याल में एक चैलेंज है। और दूसरी तरफ यह है कि आप इतने इलेक्टेबल्स के साथ अगर आप ये रिजल्ट पुटअप करते हैं तो आई एम सॉरी, मैं इसके साथ एग्री नहीं करता और उनको अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपके ही प्रोग्राम में गालिबन जैस्मीन साहिबा मैंने कहा था कि ये एक पार्किंग प्लेस के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। फौरन तौर पर लोगों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उन्होंने भागना था, अपने आप को शेल्टर देना था, बाकी पार्टियों में जा नहीं सकते थे, इसलिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वजूद आया और जो उनका मंशूर है वही बहुत देर में आया। अभी एक छोटा सा ही सवाल है कि 50 रुपये जो है 50% जो है वो गरीब को सस्ता पेट्रोल देंगे तो क्या IMF की शराइत को रद्द कर देंगे? और फिर वो कौन सा तरीकाकार होगा रिलीफ देने का? इसलिए ये एक सियासी बयानिया है, इसको सियासी तौर पे लेने दीजिए। अभी शर्मिला साहिबा की बात कर लेते हैं। शर्मिला साहिबा ने जिस तरह से बात की, बिल्कुल ये बात है कि मुझे नज़र आ रहा है और मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि आपको तमाम जो दीगर सियासी ग्रुप्स हैं वो इकट्ठे होते नज़र आएंगे। अब आपको हलाल मीटिंग्स भी नज़र आएंगी जो अली मोहम्मद खान और कैसर साहब के साथ जो है मौलाना फजल रहमान की हुई। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब आप कभी मौलाना फजल रहमान का या किसी और ऑपोजिशन लीडर का इंटरव्यू कर लेती थी तो जो ट्रोलिंग आपकी हुआ करती थी वो अलामान। लेकिन अब वो हलाल मीटिंग्स हो गई हैं, इसलिए अब कुछ नहीं होगा। तमाम जो सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ये देख रही हैं कि शायद मुस्लिम लीग नवाज जो है वो लाडला है और लाडले की वजह से जो उनको एक ख़ास एडवांटेज जिसका आपने भी जिक्र किया, अंधा कोई भी नहीं है यहाँ नज़र आ रहा है। अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हुई हैं, अनप्रेसिडेंटेड जो है वो माफिया मिली हैं, ये पहले कभी नहीं हुई। कानून के अंदर लॉ ऑफ प्रेसिडेंस चलता है, एंग्लो सेक्शन लॉ के अंदर, तो वहाँ कोई प्रेसिडेंस मौजूद नहीं है। इसलिए दूसरी चीज़ आ जाती है कि ये तमाम इत्तेहाद कर लेंगे, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? ये हकीकत है कि PPI और पीपल्स पार्टी के माबैन जो है वो बैकडोर एक डिप्लोमेसी चल रही है और चलनी चाहिए इस वजह से क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। लेकिन जहां शर्मिला साहिबा ने ये कहा कि बलूचिस्तान में लोगों को करना था और वो कहीं और से उन्होंने पूछ लिया, सवाल ये है कि लोग पूछते ही क्यों हैं? क्या वजह है कि वो मुक्तदर हलकों से और अदारों से जो है वो इजाज़तनामा लेना चाहते हैं? इसका मतलब है कि उनकी अपनी कोई पॉलिटिकल विल नहीं है और ना ही उनकी अपनी पॉलिटिकल कोई हैसियत है। इसका मतलब है कि ये लोग झूठे दावेदार हैं आवाम के लीडरशिप के। अब तीसरी चीज़ आ जाते हैं अब राना साहब के ऊपर। देखें, राना साहब जो है, मैं इनके वाले साहब के साथ क्योंकि चाइना में सफ़र किया, इनकी वालदा साहिबा के साथ, और बड़े अच्छे लोग हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। लेकिन ये एक फेवरेटिज्म है मेरी नज़र में, बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जो PTI का एक माइंडसेट था और उनका जो एक आप कहें कि नौजवान नस्ल के ऊपर एक असर है, वो तोड़ने में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पीपल्स पार्टी और दीगर नाकाम रहे हैं और बुरी तरीके से रहे हैं। इसलिए अब जो नवाज शरीफ साहब को लाया गया, नवाज शरीफ साहब को रास्ता दिया गया, लाया गया की जगह मेरे ख्याल में बेहतर लफ्ज़ यह है कि उनको रास्ता दिया गया ताकि वो इलेक्शन से पहले अपना कोई एक अगर जादू जगा सकते हैं तो जगा लें। लेकिन मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि अगर लाहौर के जलसा 80 करोड़ एक सेकंड अब्दुल्ला गुल साहब सॉरी कता कलामी माफ, अगर वो जादू जगा ना सके तो अगर जादू ना जगा पाए तो इलेक्शन नहीं होंगे, बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है। आपने देखे ना, हुकूमत एक खास खामोशी इख्तियार की है मसला फ़लस्तीन पे, जिसकी वजह से जाहिर है इसके बदले में कुछ मिलेगा और IMF और वर्ल्ड बैंक जो है खामखा मेहरबान हो सकते हैं। नतीजा ये होगा कि इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन हो सकते हैं। हालात ऐसे नहीं हैं। अभी ऑलरेडी जो है मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये बात की जा रही है कि सर्दियां हैं, फलाना है, ढिमकाना है। सॉरी सर मैं जरा थोड़ा सा माजरत के साथ, बिकॉज वी आर गोइंग लाइव एंड सो मेनी पीपल आर लिसनिंग टू अस, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं। आज ही जलील जलानी साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, मुनीर अकरम साहब ने यूनाइटेड नेशंस में बहुत बड़ा बयान दिया है, पाकिस्तान में 2 बड़े जलसे हुए हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि फलस्तीन के हवाले से हुकूमत बढ़कर खामोश है? नहीं, मैं बिल्कुल इसलिए कह सकता हूँ। मैं जलील अब्बास साहब के, मुनीर अकरम साहब का, अभी मैं जमात इस्लामी के जलसे में ही गया था और मैं वहाँ उनको अप्रिशिएट करके आया हूँ, ये तो अपनी जगह है। लेकिन ये जो 2 रियासती हल है, कहते हैं कि 2 रियासती, जबकि पाकिस्तान तो उनको रियासत तस्लीम नहीं करता।
अगर तस्लीम नहीं करता तो फिर ये बात है जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अगर पाकिस्तान मजबूत मौकफ ले तो मेरा ख्याल है कि इस टाइम पे ऑल ओप्रेस्ड नेशंस और इस्लाम की जो दुनिया है उसके अंदर वो लीडिंग रोल कर सकता है और वो करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा होगा। वक्त के साथ साथ हालात बदलते जाते हैं, लेकिन बहरहाल इलेक्शन जो है वो एक और भी वजह है। एक सेकंड सर, मैं आपको एक सेकंड कथा कलामी हूँ, थोड़ी सी हम कंफ्यूजन हो गई अब यहाँ पर। आपने लोकल पॉलिटिक्स को इंटरनेशनल और जियोपॉलिटिकल सिस्टम से जोड़कर सारा एक सिनेरियो तो बताया है, लेकिन माजर के साथ मैं वापस उसी पॉइंट पे अब जाना चाहूंगी। शर्मिला, आप मुझे सुन सकती हैं? जी, मुझे आवाज आ रही। जी शर्मिला, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की अब्दुल्ला गुल साहब ने। उन्होंने कहा कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जादू न जगा सके तो फिर शायद इलेक्शंस डिले हो। क्या आपको भी ऐसा लगता है कुछ हो सकती है पॉसिबिलिटी? देखिए जैस्मीन, अगर इलेक्शन किसी भी वजह से डिले हुए तो इस मुल्क के अंदर मजीद सियासी बेचैनी पैदा होगी, मजीद मौशी बहरान पैदा होगा। और ये जो मामलात और हालात चल रहे हैं ना इस वक्त, क्योंकि एक शख्स की वजह से वैसे इलेक्शन डिले हुए, अब मजीद और जमहूरियत को नुकसान ना पहुंचाएं। अवाम में इस वक्त जो बेचैनी है, जो मायूसी है, जो गुस्सा है, वो इस रूट पे है कि अगर इलेक्शन नहीं होती और फ्री एंड फेयर नहीं होते तो ना जाने क्या होगा। ये लोग सिर्फ डिसोबीडियंस की तरफ चले जाएंगे। जैस्मीन, इस वक्त कोई अपना बिजली का बिल नहीं दे पा रहा, गाड़ी में स्कूटर में पेट्रोल नहीं डाल पा रहा, एक वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा। ये बहुत ही चैलेंजिंग और मुश्किल हालात हैं, बहुत ही चैलेंजिंग और मुश्किल हालात हैं। तो आप ये देखें कि इस मुल्क के अंदर अगर आपने सियासी इस्तेहकाम लेकर आना है, मौशी बहरान का खात्मा करना है, सही से जाना है, तो खुदारा इलेक्शन करवाएं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। इस वक्त जैस्मीन जो यूथ है ना आपकी, उसका वोट 65% है नए सेंसस में। 65% ऑफ द वोटर्स आर बिलो द एज ऑफ 35। अगर वोट पे डाका डाला गया तो आप सोच सकते हैं कि इस मुल्क के साथ क्या होगा। बार बार ये सिलेक्शन करके आप इस मुल्क के साथ तजुर्बे नहीं कर सकते। यूथ का एक बहुत बड़ा फैक्ट, ठीक है, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की राना एहसान साहब। ये जो यूथ के हवाले से इन्होंने बात की, अकॉर्डिंग टू द न्यू सेंसस, वेरी राइटली पॉइंटेड आउट। क्या इस यूथ के हवाले से किसी ने सोचा है कि ये जो एक खामोश इनकलाब है, ये एक इसकी मोबिलाइजेशन ऑफ द वोट बैंक, जैसे अब्दुल्ला गुल साहब ने बड़ी ये भी एक उन्होंने सही पॉइंट आउट किया कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस वोट बैंक को मोबिलाइज करने में बिल्कुल इस तरह कामयाब नहीं रही जिस तरह तरीके इंसाफ रही थी। देखिए, हम तो समझते हैं कि एक कामयाब तरीन मोबिलाइजेशन, एक हिस्टोरिक जलसा 21 अक्टूबर में हुआ, लाखों की तादाद थी जो पाकिस्तान से आई, तो हमने तो मोबिलाइज करके दिखा दिया। मियां नवाज शरीफ का वेलकम एक हिस्टोरिक वेलकम था। बाकी मैं ये ज़रूर एग्री करूंगा कि इलेक्शन डीलिमिटेशन मुकम्मल होने के बाद 60 डेज के अंदर हो जाने चाहिए। अगर वो मजीद डिले होते हैं तो इससे नुकसान पहुंचेगा। तो मैं भी तायद करता हूं जो शर्मिला साहिबा जो बात कर रही हैं। मैं नहीं समझता कि ये कहना ये दुरुस्त है कि एक आदमी के लिए इलेक्शन प्रोसेस को डिले किया गया। देखें, सब जानते हैं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फैसले में सारी पीडीएम जमातों यूनानिमसली उन्होंने सेंसस को नोटिफाई किया। उस वजह से इलेक्शन में डिले है क्योंकि डिलिमिटेशन हो रही है। जब वो खत्म हो जाएगी, 60 दिनों में इलेक्शन हो जाएगा। अब तो 28 जनवरी की एक प्रपोज डेट भी आ चुकी है, तो अब तो ये अभाम खत्म हो जाना चाहिए कि इलेक्शन नहीं हो रहा, इलेक्शन नहीं हो रहा। इलेक्शन हो रहे हैं, हम तो इलेक्शन मोड में हैं। हम तो अपने हलकों में हमने जाना शुरू कर दिया है, भरपूर तरीके से कैंपेन स्टार्ट कर दी है। तो हम तो इलेक्शन मोड के अंदर। राना साहब, ओके राना एहसान साहब, फिर ये बताइए कि इतनी अनसर्टेनिटी क्यों है? अभी भी काफी तज्जिया निगार, पॉलिटिकल पंडित्स, एनालिस्ट ये क्यों कह रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि अगर आप लोग यानी कि पीएमएलएन, चले आपने एक भरपूर जलसा कर लिया, वेलकम हो गया आपका, वापस आ गए, सजाएं मुअत्तल हो गई, रीसेट हो गया प्रोसेस, अब हम आप ये समझे कि वापस जा रहे हैं उसी तरफ जिस लम्हे में मैं ये कहूंगी वो पनामा हुआ और सब कुछ उसके बाद धड़न तख्ता हो गया और उसके बाद जो हुआ पाकिस्तान के साथ, दैट्स लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। मैं खाली ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी भी ये फील क्योंकि अगर आप जादू नहीं जगा सके तो क्या आप भी इलेक्शंस में जाना पसंद करेंगे इस वक्त? हम बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार हैं और हमने जादू जगा दिया है। 21 अक्टूबर को एक लहर जो है वो वलवले के साथ, जोश के साथ पीएमएलएन के वर्कर्स निकले और हम लोग मुतहरिक हैं इलेक्शन के लिए। बिल्कुल हम तैयार हैं। देखिए, इशू क्या है पाकिस्तान में
कि जब मियाँ साहब वापस आ रहे थे तो लोगों को यही बार बार चलाया जा रहा था कि वो वापस नहीं आएंगे। यहाँ तक कि कुछ एंकर्स ने तो शर्त भी लगा ली कि वो वापस नहीं आएंगे। तो जब तक अब वो वापस आ गए तो मैं समझता हूँ इसी तरह इलेक्शन का जो डेट है उसको मुतनाज़ा बनाया हुआ है कि वो नहीं हो रहे। देखें, डिलिमिटेशन के बाद क्या चीज इलेक्शन को डिले करेगी? आज तो एक आपके पास आईनी कानूनी वजह है। आईनी कानूनी वजह यह है कि आईन सेंसस के बारे में बात करता है, कानून डिलिमिटेशन के बारे में बात करता है। जब वो वजह खत्म हो जाएगी तो फिर क्या चीज है जो इलेक्शन को डिले करेगी? कुछ नहीं है। इलेक्शन हो रहा है, वजह है कोई? सारी पॉलिटिकल पार्टीज तो कह रही हैं हम इलेक्शन मोड में। क्या वजह है कि इलेक्शन डिले हो सकते हैं? ये इनको अच्छी तरीके से पता है जो मैं बात कर रहा हूँ। ये दोनों हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान शुरका जानते हैं कि 70,000 के करीब लोग थे। बिल्कुल ये इंडिपेंडेंट ज़राए और जो दीगर ज़राए हैं, क्योंकि 35,000 जो बंदा था वो जलसा गाह के अंदर, और तकरीबन इतना ही लगा लिया जाए बाहर तो वो 70,000 आदमी था। लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? 80 करोड़ रुपया लगाया इस जलसे के ऊपर, और पूरे पाकिस्तान से अगर लोग आए, ये अवाम तो सिर्फ लाहौर शहर से इकट्ठी कर लेनी चाहिए थी। एक ऐसी पार्टी को, एक ऐसी फैमिली को जिनका एक असर और रसूख तकरीबन 3 दिहाइयों से ज़्यादा जो है वो लाहौर शहर के ऊपर रहा। ये एक बात है। चलें इससे हट के बात करते हैं। शर्मिला साहिबा ने कहा कि जी लोग जो है वो पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं हैं। मैं याद करा देता हूँ कि 331 रुपए के ऊपर जो है वो डॉलर छोड़ा गया था जब PDM की हुकूमत ख़त्म हुई थी ओपन मार्केट के अंदर। तो अब तो 275 रुपए के ऊपर है, और मैं ये जानता हूँ कि तकरीबन ये जो टारगेट है और चंद अरसे के अंदर ये 200 के ऊपर आ सकता है, 195 से 200 के ऊपर। जो फ्यूल प्राइसेस हैं आपके सामने है कि वो पाकिस्तान की तारीख में इतनी कम कभी नहीं हुई जितनी वो एक वक्त में जो स्लैश आया। इस तरीके से जो SIFC का काम है जो अभी जो आया, और इसी तरीके से जो SIFC का काम है जो आपके जो ड्रग माफियाज के खिलाफ है, जो डॉलर माफिया के खिलाफ है, जो अफगानिस्तान के हवाले से मजबूत पॉलिसी है, जो आपके जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो आपकी एक कार्रवाई है, जो आपने फ्यूल माफियाज के खिलाफ जो है काम शुरू किया, क्या ये पहले नहीं हो सकता था? तो पहले क्यों नहीं हुआ? क्या वजह है कि PDM की हुकूमत में 57% था वो पाकिस्तान का रुपया डीवैल्यू हो गया। ये वो तल्ख हकीकतें हैं जिनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और जूं वक्त चलेगा और तू इनकी महाज आराई बढ़ेगी, और ये जो जितनी भी PDM की जमातें जो बिल मुकाबिल PMLN होंगी, तो अंदर के बहुत सारे भेद खुलेंगे, और जब भेद खुलेंगे तो मजीद जो है वो गंद फैलेगा, ये इकट्ठा नहीं होगा। इसलिए मुझे ये अंदाज़ा होता है कि अगर आप वो तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने में, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर में उन्होंने सिर्फ माजी के जो औराक थे उनको पलटा था। उन्होंने कहीं ये नहीं बताया कि मेरी नेक्स्ट पॉलिसी क्या होगी। क्या उन्होंने सिक्योरिटी पॉलिसी दी? क्या उन्होंने जो है वो आपको कश्मीर पॉलिसी दी? क्या उन्होंने फ़लस्तीन पॉलिसी दी? क्या उन्होंने मुआशी पॉलिसी दी? क्या उन्होंने एग्रीकल्चर पॉलिसी दी? क्या उन्होंने जो आपके अब्दुल्ला साहब अभी तो वो पहुंचे भी नहीं है। एक सेकंड रुक जाए, अभी तो पहुंचे भी नहीं है। पहुंचने साथ तो वो एयरपोर्ट पे सारी पॉलिसीज नहीं दे सकते थे, लेकिन आई थिंक उन्होंने 2-3 इंपॉर्टेंट बातें तो की है। जलसे में तो दे सकते थे। तो जलसा इसीलिए तो किया गया था ताकि वो पॉलिसी बताएंगे। नहीं तो एक जलसा तो नहीं होगा ना, अब तो जलसों पे जलसे होंगे, जाहिर सी बात है, और फिर एक बिल्डअप होगा। देखते हैं। अभी तो शर्मिला फारूकी साहिबा, आपका क्या कमेंट होगा इस पर? शर्मिला, मुझे सुन सकती है? जी, आपकी आवाज आ रही। जी जैस्मीन। जी, ये अब्दुल्ला गुल साहब का जो मौकिफ है इस हवाले से आपका क्या कमेंट होगा? जी, मैं इनकी आवाज सुन नहीं सकी एक्चुअली। ओके, वो ये कह रहे हैं कि जितना इस्तेकाम इस वक्त है, इन शॉर्ट बता देती हूँ, पाकिस्तान में रुपया डीवैल्यू हो रहा है, होने से बच गया है, पेट्रोल की प्राइसेस स्लैश टाइम। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो 16 महीने PDM की गवर्नमेंट थी और जो ये गवर्नमेंट है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। पीपल आर वे मोर सेटिस्फाइड बाय द एक्शन ऑफ दिस गवर्नमेंट रादर देन जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो नहीं ले सकी मुश्किल फैसले। तो फिर ये क्या चाह रहे हैं कि यही इंटरिम सेटअप चलता रहे 2-2.5 साल? मतलब इनके कहने का मकसद और मतलब नहीं, वो ये नहीं चाह रहे। नहीं, वो ये नहीं चाह रहे। वो ये कह रहे हैं, खाली तजिया कर रहे हैं कि अगर सियासी पॉलिटिकल पार्टीज के पास कोई ऐसा कॉन्क्रीट एजेंडा ना हुआ तो फिर देयर कुड बी अ डिले इन द इलेक्शन। देखिए जैस्मीन, अगर इस मुल्क के साथ तजुर्बे ना हुए ना, और अगर बैलेट को इज्जत दी गई, हकीकी तौर पे उन नुमाइंदों को सुना गया जिनको वाकई लोगों ने वोट डाला है, तो फिर तो इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा।
माशी बहरान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई भी हुकूमत आएगी वो ओवरनाइट जादू की छड़ी के साथ सब कुछ सही कर देगी, पॉसिबल ही नहीं है, और किसी एक जमात की भी ये बस की बात नहीं है। लेकिन अगर दोबारा से सिलेक्शन हुई, लोगों के वोट को इज्जत नहीं दी गई, तो फिर मजीद हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। देखिए IMF के पास आप गए हैं। लास्ट कमेंट आपसे लूंगी। देखिए लास्ट कमेंट 10-15 सेकंड वाइंड अप जी। देखिए फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, उसको हम करते हैं, और इलेक्शंस इस मुल्क में होने जा रहे हैं। हमें कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए। इलेक्शंस के बगैर ये मुल्क आगे नहीं चल सकेगा। PMLN भरपूर तरीके से इलेक्शंस की तैयारियों में है, और हम समझते हैं कि इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ के आने से हमारी जमात को बड़ी स्ट्रेंथ मिली है, और इन कमिंग इलेक्शंस में हम 2/3 अक्सरियत से ना सिर्फ पंजाब में बल्कि वफाक में भी हुकूमत कायम करने जा रहे हैं। और भरपूर तरीके से जो बात है कि लाएमल आगे क्या होगा, देखें अभी पहली तकरीर मियां साहब ने की है, अभी हर तहसील, हर जिले, हर डिवीजन में हमारी जलसे होंगे, कैंपेन होगी, हम अपना बिल्कुल एक एक चीज के ऊपर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट कमेंट है राना एहसान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मिला फारूकी साहब, अपना ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, आज का वक्त यहीं खत्म होता है, आपसे फिर मुलाकात होगी अपने अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।